ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू SCQs एंड MCQs एज वेल। ठीक है, अब हमारे पास जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है ना, सबसे पहले तो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। और इसके लिए निमोनिक है आपके पास प्रोव। पी से आपके पास आ जाता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। आर से आपके पास आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ओ से आ जाता है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा एंड वी से आपके पास है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब जो आपके पास पल्मोनरी स्टेनोसिस है ना, ये मेनली आपको इन्फंडिबुलर पार्ट जो है हार्ट का वहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको वाल्व की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ सकती है, लेकिन मेनली इट इज़ सीन ऑन द इन्फंडिबुलर पार्ट। ठीक है, और यही जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है ना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर प्रोग्नोसिस। ठीक है, और यही डिटर्मिन करता है राइट टू लेफ्ट शंट को और साइनोसिस को भी। ठीक, देन आपके पास आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बेसिकली आपको राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद देखने को मिलती है। ठीक है, देन ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा जो है ये आपको वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर नज़र आती है। ठीक है, एंड देन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का, एंड दिस इज़ just important like the pulmonary stenosis। ठीक है, as it helps in prognosis। ठीक है, so right to left shunt यहाँ पे in this case, in case of ventricular septal defect, it depends on the size of ventricular septal defect and the systemic vascular resistance and also it depends upon the blood pressure। ठीक है, so this was about the pathophysiology। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, सो क्लिनिकल फीचर्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो क्या है कि जो डिग्री है ना राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की, वो बेसिकली डिटर्मिन करती है सिम्टम्स के ऑनसेट को। ठीक है, मतलब किस टाइम पे जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बर्थ पे तो बेबी जो है ही मे नॉट बी साइनोज्ड। ठीक है, लेकिन जैसे राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो प्रोग्रेसिव होती जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से आपको इंक्रीजिंग हाइपोक्सीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये फिर साइनोसिस भी कॉज कराएगा। ठीक है, ओवर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स या वीक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या नज़र आ सकता है यहाँ पे, रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे डिजिटल क्लबिंग भी नज़र आ सकती है। ठीक है, यानी डिजिट्स पे क्लबिंग नज़र आ सकती है। इसके अलावा आपको डिस्निया देखने को मिल सकता है इन पेशेंट्स में। ठीक है, एंड दीज बोथ बेसिकली डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ साइनोसिस। ठीक है, कि किस डिग्री की साइनोसिस है उस टाइप की वहाँ पे डिजिटल क्लबिंग और डिस्निया जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने याद रखना है कि जो इन्फेंट्स और टॉडलर्स होते हैं ना, जैसे ही वो खेलते हैं, ठीक है, तो खेलने के कुछ टाइम बाद वो अचानक ना खेलने के दौरान ही या तो वो बैठ जाएंगे वो लेट जाएंगे। ठीक है, और मोस्टली खेलने के साथ साथ या खेलने के दौरान ही वो एक ऐसी पोजीशन अटेन करते हैं जिसको आप स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, स्क्वेटिंग पोजीशन जिसमें उस बच्चे की जो हिप्स हैं और उसकी जो नीज़ हैं वो बेंड कर जाती हैं और सारा वेट जो है उस बच्चे के फुट पे आ जाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसी पोजीशन होती है जैसे कोई बच्चा जो है वो वॉशरूम जा रहा है एंड ही इज़ पूपिंग, ठीक है, ऑन द फ्लश। तो वो जो पोजीशन होती है ना जिसमें उसके हिप्स और नीज़ बेंड होते हैं और फुट पे उसका सारा वेट होता है, वो स्क्वेटिंग पोजीशन होती है। सो ऐसे पेशेंट्स में ये स्क्वेटिंग पोजीशन देखने को मिलती है। ठीक है, और ये तब होती है जैसे बच्चा कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक वो खेलता है और खेलने के दौरान ही वो या तो लेट जाएगा या वो बैठ जाएगा। ठीक है, देन ये जो स्क्वेटिंग है ना, बेसिकली ये पोजीशन बच्चा क्यों अटेन करता है,
वो इसलिए अटेन करता है ताकि उसकी जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और उसका वीनस रिटर्न कम हो जाए। जब सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और वीनस रिटर्न कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो लेफ़्ट हार्ट का प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू राइट हार्ट वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो राइट टू लेफ़्ट शंट है वो कम होगा और उसकी साइनोसिस भी इम्प्रूव हो जाएगी। दैट इज़ वाई द बेबी अटेन्स स्क्वेटिंग पोजिशन वाइल ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या इस पेशेंट में नज़र आता है कि इसकी पल्स जो है दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है, पल्स ऐसे बच्चों में नॉर्मल होती है, ठीक है, और जो लेफ़्ट एंटीरियर हेमीथोरिक्स है उसमें आपको एंटीरियरली एक बल्ज नज़र आएगा। इसके अलावा आपको लेफ़्ट पेरास्टेरल हीव भी देखने को मिल सकती है, और ये जो लेफ़्ट एंटीरियर हेमीथोरिक्स की बल्जिंग है एंटीरियरली, और ये जो लेफ़्ट पेरास्टेरल हीव आपको देखने को मिलती है दिस इज़ ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। देन आपको ऐसे पेशेंट्स में जो हार्ट है उसका साइज़ जो है वो नॉर्मल मिलता है, ठीक है, उसके हार्ट का नॉर्मल साइज़ होता है, ठीक है, और हार्ट फेलियर जो है ऐसे पेशेंट्स में नहीं होता, हार्ट फेलियर नहीं होता। हमने देखा था कि जो ट्रांसपोजिशन है ग्रेट आर्टरीज़ की उसमें हार्ट फेलियर वाज वेरी कॉमन, यहाँ पे हार्ट फेलियर नहीं होता, ठीक है। देन आपको फिज़िकल एग्ज़ाम पे क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं ऐसे पेशेंट्स में। सो आपके पास जो फिज़िकल एग्ज़ाम है उसमें आपको एक तो सिस्टोलिक थ्रिल, फिज़िकल एग्ज़ाम पे आपको क्या मिलेगा, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे ऐसे पेशेंट्स में आपको एक तो सिस्टोलिक थ्रिल मिलेगा, ठीक है, और ये आपको मिलेगा लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर के अलोंग, ठीक है, एंड ये मेनली आपकी जो लेफ़्ट पैरास्टर्नल स्पेसेस होती हैं, थर्ड एंड फोर्थ लेफ़्ट पैरास्टर्नल स्पेसेस, वहाँ पे जो है आपको ये सिस्टोलिक थ्रिल जो है वो देखने को मिलता है अपॉन फिज़िकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे S2 जो है इट इज़ सिंगल, ठीक है, या फिर आपका जो पल्मोनिक कंपोनेंट है इस केस में दैट इज़ सॉफ्ट, ठीक है, पल्मोनिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ सॉफ्ट, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी नज़र आता है, हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको नज़र आएगा, ठीक है, अलोंग द लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर इन थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, एंड जो लेंथ एंड लाउडनेस है इस हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर की दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द फिज़िकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टेट स्पेल क्या होता है, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में ना टेट स्पेल देखने को मिलता है, ठीक है, एंड ये बेसिकली पैरोक्सिस्मल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स होते हैं, या जिसको आप हाइपोक्सिक अटैक्स भी कह सकते हैं या ब्लू स्पेल्स भी कह सकते हैं। सो ये जो टेट स्पेल्स हैं जिनका मैंने आपको अभी बताया दीज आर पैरोक्सिस्मल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स या हाइपोक्सिक या ब्लू स्पेल्स हैं, ये आपको फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्फेंट जो है वो हाइपर एपनिक हो जाता है, इट बिकम्स हाइपर एपनिक और रेस्टलेस भी हो जाता है, ठीक है। सो ये टेट स्पेल होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेट स्पेल के केस में साइनोसिस जो है इट इंक्रीजेस, ठीक है, एंड जो पेशेंट है उसमें आपको गैस्पिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी एंड अल्टीमेटली वो सिंकपी में चला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो टेट स्पेल है ना इट इज़ मोर कॉमन इन द मॉर्निंग, ये आपने याद रखना है, इट इज़ मोर कॉमन इन मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आफ्टर विगरस क्राइंग, या फिर आफ्टर विगरस क्राइंग, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग अ स्पेल आपके पास जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, या डिसअपेयर हो जाती है। आपकी जो सिस्टोलिक मर्मर की इंटेंसिटी है या तो वो कम हो जाएगी या वो डिसअपेयर हो जाएगी। सो ड्यूरिंग दिस टेट स्पेल जो सिस्टोलिक मर्मर है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी या तो बिल्कुल कम हो जाएगी या टोटली डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपने चीज़ याद रखनी है, या कम होगी या डिसअपेयर हो जाएगी।
और ये क्यों होता है कि जैसे जैसे फ्लो जो है अक्रॉस द राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक कम होता जाता है, उस दौरान आपकी जो सिस्टोलिक मरमर है उसकी इंटेंसिटी या तो कम हो जाएगी या टोटली डिसअपेयर कर जाएगी, ठीक है। देन आपने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सो इसकी डायग्नोसिस हम करेंगे बाय चेस्ट एक्सरे, ठीक है, जिसमें आप जो हार्ट का साइज़ है वो देखेंगे और वो नॉर्मल नज़र आएगा, ठीक है, नॉर्मल हार्ट का साइज़ होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एपेक्स है ना हार्ट की वो थोड़ी सी लिफ्टेड होगी, ठीक है, इसीलिए हीव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और हार्ट की शेप कैसी होगी, बूट शेप्ड हार्ट होगी, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQs एंड SCQs ऑल्सो। एंड देन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स हैं वो डिमिनिश्ड होती हैं एंड दे प्रोड्यूस एन ओलिगैमिक लंग फील्ड, ठीक है। ये भी आपको MCQs में आ सकता है कि यहाँ पे आपको चेस्ट एक्सरे पे ओलिगैमिक लंग फील्ड नज़र आएगी, जिसमें क्या होता है बेसिकली जो पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स हैं वो डिमिनिश होती हैं, ठीक है। सो ये चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स होगी। देन ECG पे आपको क्या नज़र आएगा कि ECG में यहाँ पे राइट एक्सिस डेविएशन होगी, ठीक है, राइट एक्सिस डेविएशन होगी। इसके अलावा आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होती है, ठीक है। देन जब आप इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे, सो ये बेसिकली आपके पास 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें आपको इकोकार्डियोग्राम में एक तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी नज़र आएगी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी नज़र आएगा और ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा भी नज़र आ जाएगा। यानी जो चारों कंपोनेंट्स हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेट के वो आपको इकोकार्डियोग्राफी पे नज़र आ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ 100% डायग्नोस्टिक, ठीक है, इट इज़ 100% डायग्नोस्टिक, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ब्लड काउंट जब आप करवाएंगे तो ब्लड काउंट ऐसे पेशेंट्स में आपको हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, RBC काउंट्स सब जो है वो रेज्ड मिलेंगे, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। फिर कैथेटराइजेशन जब आप कराएंगे, कैथेटराइजेशन ऐसे पेशेंट्स में जब आप कराएंगे तो आपके पास बेसिकली आप जो डिग्री है सैचुरेशन की वो मेजर करते हैं और इसके अलावा जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स और आयोटा में वो मेजर कर रहे होते हैं बाय कैथेटराइजेशन, ठीक है। सो आई होप ये डायग्नोसिस जो है टाइट्रोलॉजी ऑफ फेलिट की वो आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उसके लिए आप ये डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि जो फेस अगर हम ऊपर से शुरू करें तो ब्रेन, तो यहाँ पे स्ट्रोक आ सकता है कॉम्प्लिकेशन में, आप यहाँ से याद कर लें कि स्ट्रोक हो सकता है या साइकोसोशल कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है। देन माउथ से आपने याद रखना है कि फेलियर टू थ्राइव हो सकता है ऐसे बच्चों में, और ग्रोथ के रिटार्डेशन भी आप याद करेंगे कि वो कुछ प्रॉपर फूड तो ले नहीं रहा होगा, ठीक है, कम खा रहा होगा। इसके अलावा हार्ट से एंडोकार्डाइटिस आप याद कर लें, ठीक है, लिवर से आप हाइपोग्लाइसीमिया याद कर लें एंड ये जो आपके पास है स्प्लीन आई थिंक बनाई हुई है, सो इससे आप याद कर लें एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट।